नमस्कार, मैं नीता अनामिका शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पेज पर आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बची रहे मानवता जग में सदा करे प्रयत्न, शब्दाक्षर की सेवा में रत है, सब साहित्य की सेवा में रत है शब्दाक्षर के रत्न। जी हाँ, शब्दाक्षर संस्था दिन रात साहित्य की सेवा में रत है। तरह तरह के नामंकुर कवियों को मंच दे उन्हें तरह तरह के कार्यशालाओं के द्वारा हीरे की तरह तराश रही है और आगे की ओर लेके जा रही है। साथ ही ये संस्था सुप्रसिद्ध साहित्यकारों का साक्षात्कार ले घर घर में साहित्य का अमृत भी उड़ेल रही है। मैं आभार प्रकट करती हूँ इसके राष्ट्रीय संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने ऐसे साहित्य सेवा के लिए एक ऐसी संस्था बनाई है जो लोगों में घर घर में साहित्य की अमृत वर्षा कर रही है। आज के दो सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। उससे पहले होली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं शब्दाक्षर परिवार की ओर से। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य सम्मान, संसद भवन में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, पोलैंड, उत्तरी आयरलैंड, केन्या, मॉरिशस आदि अनेक देशों की काव्य यात्रा कर चुके कविता की 25 विधाओं, जी हाँ, कविता की 25 विधाओं जिनमें गीत, गजल, दोहा, माहिया, पद, रुबाई, हाइक्यू, धनाक्षरी, छंद मुक्त कविता, कुंडलियां, त्रिवेणी, शनिका आदि में रचना कर्म, भारत ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा कविता पाठ हेतु आमंत्रित, सार्क लेखन सम्मेलन, फ्रेंच पोइट्री फेस्टिवल आदि में प्रतिनिधि हिंदी कवि के रूप में स्थापित सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का शब्दाक्षर के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। साथ ही उनके साथ जुड़ी हैं उनकी पत्नी, धर्मपत्नी ममता किरण जी। आप ममता जी, आप पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता, पंजाब केसरी, शाह टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, जेबीजी टाइम्स, सिटी चैनल आदि से संबंध रहे अब स्वतंत्र लेखन में रत हैं। रेडियो एवं दूरदर्शन पर आप एंकरिंग भी कर चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालयों के अनेक कॉलेजों की प्रतियोगिता में आप निर्णायक भी रह चुकी हैं। आपको कवितायान सम्मान, साहित्य सम्मान, उद्भव सम्मान, साहित्य सृजन सम्मान, साहित्य श्री सम्मान और अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। पत्र पत्रिका में आपके सैकड़ों लेख, साक्षात्कार, कविताएं, स्तंभ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अन्वेषण, सफर जारी है, परिचय राग, गजल, दुष्यंत के बाद, आंगन के शजर को महादेवी वर्मा भी पुरस्कार मिल चुका है। स्वागत है आपका इस साक्षात्कार में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आदरणीय वाजपेयी सर से कुछ पूछना चाहूंगी। आदरणीय, आपका साहित्यिक परिचय इतना विशद है कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां को कैसे हासिल कर सकता? आपने आपको अपने जीवन को किस तरह से समायोजित किया है इतनी उपलब्धियों के साथ? बीच में ही आवाज चली गई कि वो किसी का कॉल आ गया, तो आपने किससे पूछा, इनसे या मुझसे? आपसे पूछा, मैं वापस से पूछती हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी, आपका साहित्यिक परिचय इतना विशद है कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी उपलब्धियों को कैसे हासिल कर सकता है? यह असंभव सी बात है। आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की है, तो आपने अपने जीवन को किस तरह से समायोजित किया है? जी नहीं, एक तो मैं नीता जी बहुत आपका आभारी हूँ, शब्दाक्षर पेज पे आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, देखो मैं, और ये कोई मैं वैसे नहीं कह रहा जैसे लोग होते कि नहीं, मैंने ये सच्ची बात है कि क्या किया है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मतलब पूरा कविता में ठीक है, कविताएं लिखता रहा हूँ, गाना जाना रहा है,
और लेकिन बहुत कुछ छूटा भी है उन्हें। जब से आकाशवाणी में आया 1980 से, फिर कभी कभी सम्मेलनों में जाना बहुत कम हो गया, लगभग ना के बराबर। तो छूटा बहुत ज्यादा है, हासिल कम हो पाया है। जो और क्योंकि फिर वो पूरे 35 साल में आकाशवाणी की सेवा में रात दिन लगा रहा, तो इसलिए बहुत कुछ लिखा जा सकता था, बहुत कुछ और हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो देशों में जाना हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और वो जो एक क्रम चलता है, कविताएं छपती रही, आना जाना लगा रहा। मेरा ईश्वर का आशीर्वाद है कि चलो, मतलब जो प्रतिष्ठित आयोजन है उसमें मुझे मौका मिल गया, वो सब ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या पता नहीं कितने उपन्यास लिख डालते हैं, कितने उनके संग्रह होते हैं, कितना कुछ होता है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से मानता हूँ कि बस ठीक ठीक कुछ हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। ये तो आपकी विनम्रता है, जो इतने उपलब्धियां प्राप्त करके भी आप इतनी सहजता से इस बात को ले रहे हैं, आपकी विनम्रता की बात है। ममता जी, आप पत्रकारिता में रुचि तो आपकी रही ही है, साहित्यिक जीवन और पत्रकारिता में किस तरह का तालमेल आपने बिठाया? क्योंकि पत्रकारिता तो तथ्य परक लेखन है, एक तथ्य के ऊपर हम लिखते हैं, और जबकि साहित्य अनुभूति परक लेखन है, जो अनुभूतियों से लिखा जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि तालमेल जी आपने कैसे जी, बिठाया? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये शब्दाक्षर केंद्रीय पेज पर आज हम दोनों एक साथ हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तब अकेले आई थी, और आज हम दोनों साथ में हैं, तो अच्छा लग रहा है। और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक आपने जो पूछा है, तो बात ये है कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप पत्रकारिता करते हैं, तो आपके भीतर जो साहित्य की जो एक जो मानवीय जो पहलू होता है, तो वो साहित्य पत्रकारिता में निकल करके आता है। और जब आप साहित्य में होते हैं, तो आप पत्रकार की दृष्टि से भी जो है ना पूरे समाज को देखते हैं। तो वो जो वहाँ की जो व्यथा होती है और वहाँ की जो संवेदनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कविताओं में आ जाती हैं, आपकी गजलों में आ जाती हैं, या आपकी कहानी में आ जाती हैं। तो ये दोनों ही चीजें एक मुझे लगता है कि यदि एक दृष्टि पत्रकारिता की है, तो एक दूसरी दृष्टि जो है हमारी साहित्य की है, और दोनों मिल करके एक संपूर्ण दृष्टि बनते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने लिखा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अरे ये तो उनकी ही बात है जो कि मैंने अपनी कविता में कह दी। तो इस तरह से मुझे दोनों ही चीजों को देखने समझने का एक अच्छी समझ जो है वो मिलती है। बहुत ही सुंदर तालमेल आपने बिठाया और बताया सभी को। दर्शक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप जायसवाल जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इसी बात पे ममता जी, आपकी कोई एक गजल हम सुनना चाहेंगे। अभी शुरुआती हुई है, तो कोई एक आप सुनाना चाहें, कुछ भी, आपकी कोई भी रचना। आपकी मिठास से ये वातावरण पूरा मीठा हो जाए। अच्छा अच्छा, चलिए बिल्कुल एक ताजा गजल सुना रही हूँ, जो कि सामने आ गई है। हालांकि मैं भी कुछ सोच के नहीं बैठी थी कि मैं क्या सुनाऊंगी, और ना ही मुझे पता था कि आप जो है ना आज के आयोजन में क्या करने वाली है। ये तो होली मैं सोचा था, पर आप जब दोनों एक साथ है, तो यही रंगारंग कार्यक्रम हो चुका है। आप दोनों साथ बैठे हैं, तो जी जी जी, बिल्कुल। कि मखमल बिछा हो जिसमें वही रास्ता न मांग। क्या बात! कि मखमल बिछा हो जिसमें वही रास्ता न मांग, सिमटे न जिसमें पाँव तेरे, कि सिमटे न जिसमें पाँव तेरे, वो विदा न मांग। क्या बात है। कि सिमटे न जिसमें पाँव तेरे, वो रिदा न मांग, और स्वीकार कर खुशी से अता जो भी वो करे। कि स्वीकार कर खुशी से अता जो भी वो करे, अपने लिए अलग से तू कोई दुआ न मांग। क्या कि अपने लिए अलग से तू कोई दुआ न मांग, और 2-4 रोज का ही है डेरा यहाँ मेरा। कि 2-4 रोज का ही है
डेरा यहाँ मेरा, कुछ मुश्किल नहीं है तू मेरा पता न मांग। कि कुछ मुश्किल नहीं है तू मेरा पता न मांग। और वो दौर और था जो वफाओं का दौर था, कि वो दौर और था जो वफाओं का दौर था। इस दौर में किसी से उम्मीदें वफा न मांग। कि इस दौर में किसी से उम्मीदें वफा न मांग। और खुशबू जो उसकी पास मेरे है न लेके जा। कि खुशबू जो उसकी पास मेरे है न लेके जा। ये इल्तिजा है उसका पता ए हवा न मांग। क्या बात। जी शुक्रिया। कि ये इल्तिजा है उसका पता ए हवा न मांग। और नफरत परोसने में लगे हैं यहाँ पे जो, कि नफरत आप देख रहे हैं आजकल किस तरह से, कि नफरत परोसने में लगे हैं यहाँ पे जो, चालों में उनकी आके नया हादसा न मांग। कि चालों में उनकी आके नया हादसा न मांग। और देखिए हम और आप ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कीबोर्ड और स्क्रीन का है वक्त मेरे दिल। कि कीबोर्ड और स्क्रीन का है वक्त मेरे दिल, कागज कलम दवात से लिखा हुआ न मांग। कागज कलम दवात से लिखा हुआ न मांग। और अपनों ने ही दिए हैं तुझे जख्म है किरण। कि अपनों ने ही दिए हैं तुझे जख्म है किरण। रिसने दे इनको पर तो उन्हीं से शिफा न मांग। कि रिसने दे इनको पर उन्हीं से शिफा न मांग। मखमल बिछा हो जिसमें वही रास्ता न मांग। सिमटे न जिसमें पाँव तेरे वो रिदा न मांग। जी बहुत सुंदर। जब तक हम कठिनाइयों से नहीं गुजरते हैं तब तक जो हमारा लक्ष्य होता है, जिसकी प्राप्ति होती है या जो भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं, उसका सुखद अनुभव बिल्कुल ही नहीं होता। और आपके जख्मों की दवा तो आपके बगल में ही बैठे हैं, वहां जाने तो आप दुखी मत रहिए, आप खुश रहिए, क्योंकि सर आपके साथ हैं। सुखद अनुभव आपका आपके साथ है, हमारे साथ बहुत से। ये जो जब हम गजल कहते हैं या जो कविता कहते हैं, जो साहित्य रचते हैं, उसमें सिर्फ अपनी ही पीड़ा नहीं होती, उसमें समाज की पीड़ा होती है, जो हम जिसको कहते हैं कि पर काया प्रवेश करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कुछ शब्द आ पाते हैं। जी बिल्कुल, मानवता के ऊपर आपने बहुत ही सुंदर एक व्याख्या गजल कही है। हमारे साथ शब्दाक्षर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम, पिता स्वरूप है मेरे हूँ, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। सर, आपने बहुत से देश विदेशों की यात्रा की है, हिंदी की स्थिति तो आपसे अछूती नहीं रही होगी इस यात्रा के दौरान, तो आपका क्या अनुभव रहा है कि विदेशों में हिंदी की स्थिति क्या है? एक साहित्यकार के रूप में आपने इसे अनुभव किया होगा। जी जी, देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मसलन जब मैं ट्रिनिडाड गया हुआ था कविता पाठ के लिए, तो वहां की कमिश्नर एक महिला थी। उसने कहा कि ये जीवन में पहली बार है जब मैं 2.5 घंटे इस तरह से कहीं बैठी रही हूँ, सिर्फ हिंदी सुनने के लालच में। अब वो भारतीय मूल की थी, नहीं वहां उसकी पीढ़ियां गुजर गई थी, लेकिन हिंदी सुनने के लिए वो बैठी थी। वहीं का एक दूसरा उदाहरण, एक बड़ी संभ्रांत महिला थी। तो होता ही है जब आप कविता पाठ करके एक दूसरे को तारीफ करते हैं, तो वो बड़े भव्य मतलब महिला, वो जो है व्यक्तित्व था उनका। तो जब उन्होंने तारीफ की आपकी कविता वगैरह, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या यहाँ प्रोफेसर है? तो मुझे ऐसे ही लगा कि कोई प्रोफेसर है शायद। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे तो यहाँ स्टील की फैक्ट्रियां हैं, और वो लक्ष्मी मित्तल को आप जानते हैं, मैं उनकी बहन हूँ। तो वो अरबपति महिला जो है वहां पूरे टाइम बैठी थी, पूरे टाइम 2.5 घंटे का करीब आयोजन हुआ। तो वहां मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे कई देशों में जहां भी जाना हुआ है, इंग्लैंड में गया, 2 बार गया हूँ,
वहां हिंदी जो है, देखिए भारत का बिल्कुल उल्टा है। भारत में हम अंग्रेजी बोल के, अंग्रेजी में लिख के अपने को महान बना लेते हैं। हिंदी कहीं ना कहीं हमें हीनता होती है हिंदी में बात कर। जी, लेकिन विदेशों में हिंदी उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, उनका सम्मान बन जाती है। तो बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़ी हस्तियां, यहाँ तक कि जो कहीं ना कहीं जैसे कहीं राजनीति में भी इंग्लैंड मैंने देखा, वो सब वहां आते बैठे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी विदेशों में हिंदी, रूस में मैं मेरा जाना हुआ, मॉस्को में जब क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ, वहां जो भारतीय नहीं, वहां जो रूस और पूरे जो 15 पहले देश थे यूएसएसआर के, सोवियत रिपब्लिक, इंटरनेट की असुविधा की वजह से शायद वाजपेयी जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी वो जुड़ेंगे, तब तक आप प्रतीक्षारत रहिए। परेशानियां, हमारे साथ दर्शक में जुड़ चुके गणेश प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर जयमंती जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। राकेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत आभार राकेश जी आपका जुड़ने के लिए। शायद तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आदरणीय वाजपेयी जी और ममता जी दोबारा जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही जुड़ते हैं हम आपसे तुरंत उनसे कनेक्ट करेंगे उनको आपके साथ। तब तक के लिए मैं अपनी छोटी सी कविता सुनाती हूँ। जी जी जुड़ चुके हैं, माफी चाहती हूँ। चलिए। जी, तो पता नहीं गड़बड़ किधर से हुई। वो कहते हैं कुछ इंटरनेट का जमाना है। कुछ गर्द तोड़ती, जी कुछ गर्द तोड़ती अब कारवां चलता है। मैंने वो बदल लिया, अब सिम दूसरा कर लिया, पता नहीं क्या हुआ। जी हम रूस में थे आपके साथ, आप रूस की कुछ बातें कह रहे थे। जी, तो हाँ, तो मैं हिंदी की बात कर रहा था। तो दूसरे मैंने देखा, कितने सारे देशों में देखा है कि हिंदी वहां के लोगों के लिए एक सम्मान की भाषा बनती है। काश वही भावना हमारे भारत वालों में आ जाए। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। हिंदी के लिए इतना समर्पण, हिंदी कविता को इतने प्रेम से सुनते हैं और इतना सम्मान करते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा अनुभव है। काश हम भारत वाले उनसे सीख लें। जी जी। दर्शकों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्येंद्र सिंह जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सादर प्रणाम आपको। लगता है कुछ तकनीकी वजह हो रही है इंटरनेट की असुविधा की वजह से शायद बार बार वाजपेयी जी हमसे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तब तक मैं छोटी सी अपनी कविता बोलती हूँ, शायद वो जुड़ जाए तब तक। और ये भाषा ही है मौन की। अपनी बात को कहने में समक्ष है मौन। बहुत बार होता है कि हम कुछ कहते नहीं है, सिर्फ मौन रह जाते हैं किसी की बात सुन के या किसी भी परिस्थिति में। तो उसी पर एक छोटी सी कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है। अपनी बात कहने में समक्ष है मौन, गहराई और विनम्रता का प्रतीक है मौन, संस्कार और संस्कृति से अलंकृत, क्षमता परिधान से सुसज्जित, शब्दहीन सा भाव के मुस्कान ओढ़े, निराकार गर्वित, अपनी पहचान लिए निहारता एकटक है मन। अगर मौन नहीं होता तो शब्द वस्त्रहीन होते। कभी कभी मौन ही शब्द बन जाते हैं हमारे, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी 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 अरोड़ा जी, उनके नेट में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लग रहा था शुरू से ही। कुछ उनकी तस्वीरें भी साफ नहीं आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी। असुविधा है, आप जुड़े रहें। सर का इतना सुखद कार्यक्रम है आदरणीय का, तो जी बिल्कुल वो जुड़ गए हैं। जी, तो अब हम दूसरे फोन से जुड़ गए हैं, अब आपकी भगवान भले। पिक्चर बहुत क्लियर आ रही है, साफ आ रही है। तभी लगता है कि इंटरनेट की वजह से शायद कुछ दिक्कत हो रही थी। तस्वीरें भी आपकी क्लियर साफ नहीं आ रही थी आप दोनों की। जी जी, जी। आप अनुभव बता रहे थे अपना हिंदी का विदेशों से।
हाँ, मैं यही कह रहा था कि जी जी, देखिए मैं तो व्याख्यानों में ये बात कहता रहता हूँ कि दो मॉडल है हमारे पास। तो एक मॉडल तो वही विदेश वाला है कि जैसे विदेशों में हमारे भारतवंशी और प्रवासी भारतीय हिंदी जी को अपने सम्मान की, पहचान की भाषा मानते हैं, और सब आते हैं सुनने के लिए, बड़ी से बड़ी हस्तियां आती हैं और बैठे रहते हैं पूरे टाइम, काश वो अपना लें। और दूसरा मॉडल मैं बताता हूँ अंडमान निकोबार वाला, कि वहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई सी हो, हिंदी सर्वमान्य है सबके लिए। तो ये तो जो विदेशों वाला आपने सवाल किया, तो यही है, सच है कि इतने देशों में गया हूँ, 15-20 मुल्क जितने भी हो गए, सभी जगह हिंदी के लिए प्रेम है, हिंदी के लिए सम्मान है, और हिंदी के लिए उनके मन में एक गर्व की भावना होती है और उनकी पहचान बन जाती है। ये भारत वालों को अपना लेना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने से कोई महान नहीं होता। अंग्रेजी ठीक है, आए आप विद्वान बने अंग्रेजी के, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी रुतबे की जो भाषा बनी है, और वो नहीं होना चाहिए। जी जी नीता जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा जो जिसको हिंदी कह सकते हैं, भारत की राजभाषा है, उसको बोलने में अपना असम्मान महसूस करते हैं, और बहुत जगह हम बेकार का अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर अंग्रेजी का प्रयोग कर अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। तो ये हमारे जो हमारे अंदर जो ये बातें जो धसी हुई है, बसी हुई है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। हिंदी बहुत ही प्यारी सी भाषा है, अपनी भाषा है, राजभाषा है, जिसका सम्मान अगर हम भारतीय नहीं करें तो फिर और कौन करेगा। जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वैसे हमें को अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं, सभी सम्मानीय भाषाएं हैं। सर, आपने तो बहुत सारी विधाओं में रचनाधर्मिता की है, 25 विधाएं। बहुत असंभव सी बात है इतनी विधाओं में लिखना और कार्य करना। तो आपके इस स्वाध्याय के कारण संभव हुआ, या आपके कोई काव्य गुरु थे या हैं? इसके नहीं, बाद वो मैं आपकी एक रचना सुनना चाहूंगी। पहले आप इस बारे में हमें श्रोताओं को, दर्शकों को बताइए। जी नहीं, इतनी सारी विधाएं कैसे? हाँ नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। असल में मैंने ये देखा कि हमारी बहुत सारी विधाएं जो है खत्म होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। तो वो एक जैसे क्या हुआ कि मैंने शुरुआत की तो व्यंग से की, फिर वो गजल आ गई, गजल मेरी मुख्य विधा बन गई, गीत भी लिखना साथ के साथ चलता रहा। फिर वो जब आप गजल लिखते हैं तो दोहा भी लिखते हैं, ऐसे करते करते कहीं जाना हुआ तो वो उन्होंने हाइकू, वहां से वो हाइकू में उनका बड़ा काम था। मैं कमलेश भट्ट कमल जी के घर गया अलीगढ़ में, और इसी तरह कोई ना कोई मित्र मिलते गए, कुछ विधा मिलती गई। तो क्या होता है कि जब आप अभिनय करते हैं तो आपका मन करता है, कभी आप पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी आप चोर बन जाते हैं, कभी आप साधु बनते हैं। तो जब आप कविता लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि हर विधा के प्रति एक आकर्षण होता है, अच्छा इस विधा में भी लिख के देखते हैं। तो बहुत सारी विधाएं तो थी। फिर मैंने जब देखा कि जो युवा पीढ़ी है, कई वो विधाएं जानती नहीं है। मतलब वो गजल अगर जानती है तो जगजीत सिंह की वजह से जानती है, गीत जानती तो फिल्मी ज्ञानों की वजह, गानों की वजह से जानती है, बाकी बहुतों का तो नाम ही नहीं सुना किसी ने। तो फिर वो कहीं ना कहीं होते करते अचानक से एक मन बना कि हाँ, हम एक साथ विधाओं को प्रस्तुत करें। तो पहले दिल्ली में मैंने हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मैंने शुरुआत की थी, उसमें 14 विधाओं से एक साथ 2.5 घंटे कार्यक्रम चल रहा था। तो बहुत पसंद किया गया। तो फिर वो क्रम, उसमें नई नई विधाएं फिर जुड़ती गई, और मैंने उसको एक अपने जीवन का एक मिशन बना लिया। जो बहुत बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल हैं तो उनमें भी मैंने कोशिश की कि भाई एक साथ ये सारी विधाएं आए। और जाहिर है कि मैं अकेला नहीं, और भी मित्र होते हैं तो उनको ले लिया, तो कोई किसी ने ये सुनाया, किसी ने कुछ और सुनाया। तो एक साथ एक मंच पे 25-30 विधाएं, वो 25 बात वही बात तो पुरानी होगी, मैंने उसमें बदला नहीं है, लेकिन वो दायरा और बढ़ गया, 32-33 विधाएं करीब करीब हो गई। जिसमें जैसे अब कुछ विधाएं नहीं है, मतलब उसका रूप बन, जैसे विज्ञान कविता आपने भी लिखी है, अब विज्ञान कविता एक अलग एक कविता का एक स्वरूप बन गया है। इस तरह बाल कविता है, वो कोई विधा नहीं है, बाल कविता में आप कुछ भी लिखे, लेकिन बाल विधा एक, बाल कविता एक अलग रूप। तो इस तरह कुल मिला के अब तो करीब करीब 35 जो है कविता के जो स्वरूप हैं वो उसमें शामिल हो गए हैं। फिर वो एक मैंने कार्यशाला भी चलाई, तो वो था कि भाई उदाहरण देना है, तो मैं कहीं और से उदाहरण भी लिए हमने, लेकिन ये कि समझाने के लिए फिर मैंने उस विधा में मैंने खुद भी लिखा। जैसे अब बरवे रामायण लिखी गई एक जमाने में। अब बरवे मतलब है बहुत प्यारा सा एक छंद है,
तो वो अब खत्म हो गया। तो मैंने फिर जैसे बरबैल उसमें लिखा तो वो एक विधा उस तरह से होगी। तो ऐसा नहीं कि मैं ये सारी 35 विधाओं में कोई नियमित लेखन नहीं कर रहा हूँ, मतलब बड़ा स्पष्ट होना जी चाहिए। लेकिन हाँ, ये होते करते इतनी विधाएं हैं, कुछ विधाएं जिनमें निरंतर लेखन होता है, जैसे दोहा है, माहिया है, गजल है, हाइकू है, छंदमुक्त कविता है, ये तो इनमें तो नियमित लेखन होता है। बाकी जो है पार्ट टाइम वाली बात है, ये कह मुकरी विधा है अमीर खुसरो के जमाने की। और तो अब लेकिन हाँ, जैसे माहिया विधा है मान लीजिए, अब वो हमारी मिट्टी का छंद है, हमारे पंजाब, हमारे हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो वो अब इतनी प्यारी विधा है, क्यों खत्म हो जाए। और चौपाई हमारी रामचरितमानस चौपाई में लिखी गई, अब वो क्यों खत्म हो जाए। तो वो मेरा प्रयास है कि युवा पीढ़ी उनको जाने तो सही, और बड़ा उसका फायदा हुआ है। यानी सिर्फ मेरे कार्यक्रम में करता रहा, पूरे 1.25 साल चला एक एक विधा के बारे में हर लाइव फेसबुक लाइव के जरिए। और उसका लाभ ये हुआ कि अगर मैं माहिया की बात करूं, अगर माहिया मैंने अपने उसमें बताई इस कार्यक्रम में, आज हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा लोग माहिए लिख रहे हैं, बहुत अच्छे माहिए लिख रहे हैं। तो ये फर्क हुआ। तो मैं माहिया ही आपको सुना दूं कहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर माहिया। जी जी जी। तो अब माहिया जो है ना, वो गा के सुनाया जाता है, इसको टप्पा भी जैसे कहते हैं। तो कुछ माहिया सुन लीजिए कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। अब ये छोटा सा छंद है, 12 मात्राएं, 10 मात्राएं, 12 मात्राएं। और दूसरा माहिया सुनिएगा कि देखो भरमत सपने, देखो भरमत सपने, वो तरकीब करो सब सपने हो अपने। तो अब एक एक माहिया ये आज ये मतलब आप उपहार की तरह हमारे जो सुनने वाले उनके लिए, कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और अंतिम सुन लीजिए, बहुत सारे माहिया हैं, आखिरी माहिया सुनेगा। और क्या है, विधा कोई भी हो, अब आप उसमें भी किसी भी विधा में अपनी बात कह सकते हैं। ये जिंदगी को लेके माहिया मुझे बहुत प्रिय है कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। तो ये मैंने कुछ माहिया सुना दिया आपको। जी जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हर एक के भाव, हर एक के जो एहसास है वो अलग अलग आपने पिरोया है शब्दों में। बहुत ही सुंदर। स्वागत है आदरणीय ममता जी, आप बीच से चली गई थी। जी हाँ जी सर, आपसे हम दोहा सुनना चाहेंगे कुछ, और छंद में भी कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब आप हमारे समक्ष हैं तो आपको तो इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं, सुनेंगे तो जरूर बहुत कुछ। दोहे ममता जी से सुनना है, मेरे से सुनना है? आपसे सुनना है सर, ममता जी से। सुनना ममता है, जी के कोई पास सुनिए, तो आ ही रही हूँ मैं। कोई सुनिए तब आप। तक जी, तब देखिए तक मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। सुभाष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों को सादर प्रणाम सभी दर्शक हमारे भेज रहे हैं। आप चूंकि आप अभी देख नहीं पाएंगे तो मैं सभी का प्रणाम और नमस्कार पहुंचा रही हूँ आप दोनों को। आप सभी की तरफ से सादर प्रणाम आप दोनों को। जी। डॉक्टर दमयंती जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दमयंती जी। रंजन लाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का। सुनते रहिए आदरणीय वाजपेयी जी को, साथ में ममता जी को। बहुत ही सुंदर एक जुगल ये साक्षात्कार है। तो युगल साक्षात्कार का आप लाभ उठाइए और देखिए कार्यक्रम को। सर, आपसे सुनना चाहेंगे हम दोनों। हम दोनों का नमस्कार, और पटल पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को हम दोनों की तरफ से नमस्कार, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, कुछ दिन पहले 8 मार्च हुआ, विश्व महिला दिवस।
तो 2-3 दोहे सिर्फ सुन लीजिएगा। जी महिला बिल्कुल। सशक्तिकरण की बात करता हूँ। कहीं देखिए मानसिकता कहीं बाधा बनती है, कहीं परंपरा, कहीं आधुनिकता। तो 2-3 दोहे सुन लीजिएगा। पहला दोहा ये हुआ कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, पत्नी ढूंढे केतली पति ढूंढे अखबार, पत्नी ढूंढे केतली हाँ, पति ढूंढे अखबार। और एक देखिए परंपरा कहाँ गड़बड़ करती है कि मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान, कि बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान। और आधुनिकता भी मतलब दुश्मन है महिलाओं की। दोहा सुनिएगा कि नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, महज वस्तु सा पर इसे पेश करे बाजार, महज वस्तु सा पर इसे पेश करे बाजार। और इसी क्रम के 2 दोहे और सुनिएगा। पहला दोहा ये कि देखिए हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसे बयान दिए जाते हैं, यानी महिलाओं का और लड़कियों का पहनावा बड़ी गंभीर समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है। तो दोहा सुनिएगा कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, और लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़, कि लड़की क्या पहने लड़की पर ही छोड़। बहुत और नारी सशक्तिकरण का सबसे महानतम रूप वो सुनिएगा, आखिरी दोहा ये इस क्रम का कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। तो मैंने वो नारी सशक्तिकरण से जुड़े दोहे सुना दिए। सिर्फ 2 दोहे और सुन लीजिएगा। जो एक दोहा ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। और एक दोहा ये कि देखिए इतनी ताकत हमारे भीतर भरी मनुष्य के भीतर कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, कि प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। बहुत सारे दोहे हैं दिए मैंने, कुछ आपको दोहे आपसे साझा किए जी। और बताइए कौन सी विधा से? आपने भावपूर्ण किया है। कन्यादान वाली बात तो दिल को छूती ही है, और शायद मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस विधा को मैं तोड़ दूं, इस परंपरा को मैं भी तोड़ना चाहूंगी। बहुत सुंदर बात आपने कही, एक जिसको प्रेरणा मिलती है ना, हम सुन के अपने से बड़ों से और अपने अनुभवी लोगों से सुन के कुछ प्रेरणा ले और कर सके, तो वही सार्थकता होती है जीवन की, हमारी भी और लिखने वाली की भी। तो मैं तो कोशिश करूंगी कि शायद इस परंपरा को मैं खुद तोड़ सकूं तो तोड़ दूं। और बहुत सुंदर बात कही आपने पोशाक के ऊपर, सही कहा, इंसान की नजर और सोच खराब होती है। पहनावा कभी कोई बुरा रहा है ना रहा है, हमारे देवी देवताओं के पहनावे भी ऐसे थे। तो कह सकते हैं कि परंपरा तो जो आधुनिकता थी वो वर्षों से चली आ रही है, हम आज आधुनिक नहीं हुए हैं। हर क्षेत्र में महिला हमेशा से ही आगे रह गई हैं। ये तो कुछ बीच में ऐसा परिवेश और समय आ गया था कि हमारी भारत की स्त्रियों को सिकुड़ना पड़ा था घरों में, और ओढ़ना पड़ा था जो जो प्रथा है उसका जामा, और छुप के रहना पड़ा, अपने अस्तित्व को मिटा के रहना पड़ा। जी जी तो बिल्कुल। आप जैसे लेखक रचना करते हैं, जो वो सामने ला रहे हैं कुछ ऐसे तथ्यों को, ऐसी बातों को, जो सारी परंपराओं को तोड़ना, सही करे, तोड़ना कुछ नहीं है, हम जहाँ थे वापस आप मुझे लाकर वहीं खड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं कि हम क्या हैं, स्त्रियां क्या हैं। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर आपने बात कही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आनंदा पटनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का, दर्शकों और श्रोताओं का। बहुत सुंदर बात कही आपने। और मुझे याद पड़ता है, मुझे गर्व होता है अपनी लेखनी पर। आपने भी बात कही थी विज्ञान की कविता के ऊपर, मेरी 2 रचनाओं को आपने कहा साझा करने के लिए कहा था कुछ 1-2 साल पहले, जो मैंने फेसबुक पर डाला था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आप जैसे जो आदरणीय हैं, मेरी कविता आपको अच्छी लगी, लिखना मेरा सार्थक हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस वक्त। इस और गर्वित भी हुई थी
गर्वित भी काफ़ी हुई थी आपने जब कहा था कि मैं आपकी 2 रचनाएँ साझा करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, उसके लिए भी मैं सभी के सामने आपको धन्यवाद देती हूँ। ममता जी, आदरणीय ममता जी, आपकी रुचि एंकरिंग में भी, आप एंकरिंग कर चुकी हैं रेडियो में, दूरदर्शन में भी। इसकी अनुभूतियों के बारे में आप हम सभी से साझा करेंगी। एंकरिंग अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है जीवन का। तो हम जानना चाहेंगे आपसे इस बारे में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप इतना सुंदर संचालन कर रही हैं देखिए तो जी, जी, तो एंकरिंग भी जो है करना क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब आप किसी लाइन में होते हो तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, आपको लगता है कि हम ये भी करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। तो जब आप स्टेज पर हैं और तो लगा मुझे कि आपका कैमरा घूम गया है। जी। जी, तो मुझे लगा कि मैं भी जो है वो संचालन करूँ, तो बस ऐसी कोई विशेष उसमें वो नहीं है और संचालन करना अच्छा लगता है। आप मंच पर जितने उपस्थित होते हैं, उनको उनके अच्छे से शब्दों के साथ और उनके परिचय के साथ उनको वहाँ पर प्रस्तुत करना और संचालक का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है और उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफलता की किन ऊंचाइयों को छुएगा। ये बहुत कुछ निर्भर करता है संचालक पर। तो ये संचालन करना जो है एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं चैलेंज है, जिसको मैंने भी अपने आप से लिया और मुझे लगा कि मैं भी संचालन भी करूं और तो संचालन मैंने बहुत से कार्यक्रमों का किया है और एक कालिदास समारोह होता है दिल्ली में जिसको उमा शर्मा जी करती हैं, कथक की जो बहुत बड़ी गुरु है। तो उसमें जो है वो बड़े से बड़े कलाकार उसमें आए और उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी 3 दिन का वो उत्सव था, वो भी संचालन किया मैंने और भी बहुत सारे इस तरह के साहित्यिक और ये जो और दूसरी तरह के जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक उन सब का संचालन किया है और अच्छा लगता है और जब आपको बाद में भी कमेंट्स मिलते हैं तो और अच्छा लगता है और उसकी जो ऊर्जा है वो और बढ़ती है। सही कहा, बिल्कुल। यही सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे हमेशा दिलो-दिमाग पर छाई रहती है और एक अलग से अनुभूति देती है, खुश रहने की। ये सही कहा आपने, एक तरह की एनर्जी है, अंदर की ऊर्जा है। आप तो बहुत सारे कॉलेजों में, प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका भी अदा कर चुकी हैं। निर्णायक की भूमिका में निर्णय लेते वक़्त आपको कभी ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पे आपको निर्णय लेना है, कठिन हो रहा हो या ऐसे कुछ प अनुभव हो जाता है जीवन में कि जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति आप 2 जज हैं मान लीजिए उसमें या 3 जज हैं, तो सभी अपने-अपने हिसाब से अंक देते हैं और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपने जिसको सर्वश्रेष्ठ माना, तो दूसरे के जो अंक होते हैं जब उसको मिलाकर के जब टोटल किया जाता है, तो वहाँ पर वो नहीं आ पाया जिसको आपने चाहा। तो ऐसी जो कई बार जो है ना दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है, तो तब बहुत खराब लगता है कि जिसको हम चाहते थे और जो मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ था, वो नहीं आ पाया। तो ऐसी भी स्थितियाँ हो जाती हैं, तो ये सब चलता रहता है और जो मैं इनकी बात पे मैं जोड़ूं नीता जी, क्योंकि जी, ये काम बिल्कुल। मैंने इसमें होता क्या है, जैसे मैं कविता को मान लीजिए, मैं कविता मेरा क्षेत्र है, मैं कविता की बारीकियां समझता हूँ, जैसे ममता जी समझती हैं, ठीक है। अब उनमें 3 जजों में उन्होंने, जैसे कोई बैंक है, उन्होंने कोई अपने जनरल मैनेजर को या किसी को ऑब्लाइज करने के लिए एक जज बना दिया। अब उन्हें क्या है कि कोई बहुत अच्छा गा दिया तो उसको उन्होंने दे दिया, कविता बेशक बहुत खराब हो। तो ऐसे जब कमजोर उस तरह के जज आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। इसको बहुत समझ में कड़वी सच्चाई आपने बताई है। तो तब वहां पर जो है ना उस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। फिर कई बार जो है ना वो आपस में जब मान लीजिए कई जगह ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप आपस में तय कर लीजिए, तब फिर उनको जो है ना समझाना पड़ता है कि देखो इसमें ये खास बात है, ये खास बात है, तब जाकर के वो निर्णय हो पाता है। सही सही कहा। हमारे साथ मंच पे जुड़ चुके हैं महावीर सिंह। वीर जी, बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी का। कुसुम सिंह चंडल जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी को नमस्कार कह रहे हैं, महावीर जी और कुसुम जी। आप दोनों की तरफ से मैं नमस्कार, आप सभी का नमस्कार
आदरणीय सर को और ममता जी को पहुंचा रही हूँ। बहुत ही सही बात कही। मुझे शायद दर्शक भी यही बोलना चाहेंगे, आप दोनों एक साथ अगर कोई जुगल को सुनना चाहे आप दोनों की, आप सुना अगर सके दर्शकों को, तो इसके लिए आप गजल या दोहा कुछ ऐसा आप साथ में दोनों, अगर ऐसा आप कोई दोनों प्रयास साथ साथ कोई बिल्कुल ऐसी कोई कविता या ऐसी कोई गजल हमने नहीं कही है कि एक शेर इन्होंने कहा और एक शेर मैंने कहा हो, या आदि कविता आप उस तरह नहीं लिखी, लेकिन हाँ एक ही तरह पे, जी। जैसे हम दोनों एक समूह से जुड़े, मान लीजिए कोई गजल वाला है, अब कोई उसमें तरह दे दी गई, जैसे आप जानते हैं ना, मिसरा दे दिया, तो इन्होंने भी गजल लिखी, मैंने भी गजल लिखी, वो तो उस तरह की गजलें हैं कुछ। जी 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 जी, कोई बात नहीं। आनंद जी कह रहे हैं आपको ये गीत सुना दीजिए इसी बात पे। एक ही जमीन पर गजलें हैं हमारी। तो अगर आपको याद पड़ता हो ममता जी, वो गजल अगर ये कुछ है, आपको याद आता हो तो सुनना चाहेंगे दर्शक आपसे। जी जी, गजल यूं है कि जब भी आपसे मिलना हुआ है, कई तो गा के सुना दूं कि जब बिल्कुल। भी आपसे मिलना हुआ है, वो लम्हा ज़हन पे ठहरा हुआ है, कि जब भी आपसे मिलना हुआ है, वो लम्हा ज़हन पे ठहरा हुआ है। और शेर ये है, हुआ महसूस ये तुमसे बिछुड़ कर, हुआ महसूस ये तुमसे बिछुड़ कर, ये रिश्ता और भी गहरा हुआ है, वो लम्हा ज़हन पे ठहरा हुआ है। और शेर ये है, शिकारी की पकड़ से बच तो आया, शिकारी की पकड़ से बच तो आया, परिंदा वो मगर सहमा हुआ है, ये रिश्ता लम्हा ज़हन पे ठहरा हुआ है। और बहुत सारे शेर हैं, तो बस मैं ऐसे 2-3 शेर मैंने किए। ममता जी यही गजल आप इसी बैर वाली कर मिल जाए तो। मुझे तो नहीं मिल रही है गजल चाहिए। मेरी बात को दर्शक भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप युगल एक गीत हो जाए आप दोनों का। खैर माफी चाहती हूँ। गाना वाना हो सकता हो, फिल्मी गाना वाना तो गा लेते हैं कभी, गाना गा देंगे इसको। जी जी दर्शक में हमारे साथ, माफी चाहती हूँ, त्रिलोकीनाथ जी जुड़ चुके हैं। आनंद पटानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कुसुम सिंह चंदेल जी का बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम जी भी कह रही हैं कि जी जी बिल्कुल, हम दोनों का कोई भी गीत गजल युगल स्वर में सुनना चाहेंगे, उनका भी समर्थन है मेरे साथ। जी बहुत सुंदर। ममता जी, आप तरन्नुम में दर्शक आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आप सुना दीजिए। आपसे यूं सुना देती हूँ कि देखिए, होली का त्योहार है और कितने ही घर ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग जो है वो अपने बच्चों की राह ही देखते रह जाते हैं। और होली जो उद्देश्य है, होली का जो आनंद है कि सब इकट्ठे हो, नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ से शेर पढ़ती हूँ। लेकिन कई बहुत वर्षों बाद कई बार किसी घर में ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ से पढ़ रही हूँ कि सब बेटे बहुओं की टोली आई है, कि सब बेटे बहुओं की टोली आई है, कई बरस में ऐसी होली आई है। कि सब बेटे बहुओं की टोली आई है, कई बरस में ऐसी होली आई है। और कल से मेरे इम्तिहान होने को है, कि कल से मेरे इम्तिहान होने को है, सगुन भरी वो माँ की डोली आई है। क्या बात, कि सगुन भरी वो माँ की डोली आई है।
और रूप बदलते चेहरों को जब जब देखा, कि रूप बदलते चेहरों को जब जब देखा, याद गांव की वो हमजोली आई है। क्या बात। याद बहुत गांव की वो हमजोली आई है। और शहरी आपाधापी में अक्सर हमको, कि शहरी आपाधापी में अक्सर हमको याद गांव की हंसी ठिठोली आई है। वाह। शहरों में तो यहाँ कुछ नहीं पता चलता, कि शहरी आपाधापी में अक्सर हमको याद गांव की हंसी ठिठोली आई है। और जब से मेरे जीवन में तुम आए हो, कि जब से मेरे जीवन में तुम आए हो, खुशियों से भर मेरी झोली आई है। कि खुशियों से भर मेरी झोली आई है। सब बेटे बहुओं की टोली आई है। कई बरस में ऐसी होली आई है। क्या बात, बहुत कई अच्छा। बरस में बहुत सुंदर, बहुत खूब। सही कहा, ईश्वर ने आपकी झोली में बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है आदरणीय वाजपेयी जी के रूप में। आप बहुत ही खुशकिस्मत, एक खुशकिस्मत कह सकती हूँ, खुशकिस्मत है। और सही कहा कि शहर में हम तो जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़े होली खेलते, पर गांव की जो मुस्कान होती है बहुत ही प्यारी सी, मीठी सी, और एक आंतरिक मुस्कान होती है, आंतरिक अपनापन होता है गाँव में। और गांव अभी भी कुछ मामलों में कुछ हद तक शहर से अछूता है, और ईश्वर करे अछूता ही रहे। उसकी खुशबू, उसकी मिट्टी की खुशबू, उसकी जो आंतरिकता वो बनी रहे। माफी चाहती हूँ अनंदा पटानी जी, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, आपका नाम मुझे हाँ, पाटनी जी, हाँ, अनंदा पाटनी जी, माफी चाहती हूँ सर। और आदरणीय ममता जी की बातों में इतना खो चुकी हूँ कि मैं नाम थोड़ा पढ़ना भूल जा रही हूँ सही तरीके से। पाटनी जी, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। आपका नाम मैंने अभी सही तरीके से ले लिया है। दर्शक में रश्मि जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है शब्दाक्षर की आदरणीय रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। कुसुम सिंह चंदन जी जुड़ चुके हैं, कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दमयंती जी भी जुड़ी हुई हैं, श्यामा सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्यामा जी। आप सभी जुड़े रहिए। आप सर के साथ बात हो रही थी, तो कोशिश जी करते जी हैं कि ये गीत सुनाया जाए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों एक होली का अब रंगारंग, एक अब जिसको कहते हैं खूबसूरत सा अवतार लिए हमारे सामने बैठे हैं दोनों, तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम सभी दर्शक और श्रोता आपसे। जी। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हैं उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रौंद कर। हंसी फूलों की दो दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन की है। हंसी फूलों की 2 दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन की है। हुई
की हूँ। रख तो इतराया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते ख्यालों में किसी के। जिन्हें मिटना हो वो मिटने से डर जाया नहीं करते, वो डर जाया नहीं करते। जिन्हें मिटना हो वो मिटने से डर जाया नहीं करते, वो डर जाया नहीं करते। मोहब्बत करने वाले हमसे घबराया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते ख्यालों में किसी के। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। कि दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हैं उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के किस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते ख्यालों में किसी के। बहुत सुंदर, बहुत ही खूब आपने मेरी बात रखी, दर्शकों का प्यार रखा, इसके लिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया, आभार। बाधाएं आ रही हैं, गाना गाते हुए बीच में लाइट चली गई। पहले भी 2 बार दिया, तो चलिए किसी तरह से आपने शुरुआत में कहा ना, जो आसानी से मिल जाए जीवन पथ में। तो यही बातें, साक्षात्कार भी एक यादगार रहेगी कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति पे भी होके हमने साक्षात्कार पूरा किया, हंसते मुस्कुराते हुए, दर्शकों को दोनों हाथ से दर्शकों का प्यार समेटते हुए। दर्शकों में मेरे साथ जुड़े हैं प्रताप जायसवाल जी, कृष्ण कुमार दुबे जी जुड़े हुए, कह रहे शानदार प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत लगा। महावीर सिंह वीर जी जुड़े हुए हैं, सभी कह रहे वाह आनंद आ गया। प्रताप जायसवाल जी कह रहे सुंदर कर्णप्रिय। अरोरा जी कह रहे अद्भुत प्रस्तुति। पटानी जी कह रही है गहरी आवाज आदरणीय वाजपेयी जी, कोमल ममता जी की। शुभम क्या शनम मल्होत्रा जी जुड़े हुए, बहुत ही सुंदर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए काफी लोग जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सदाबहार गीत है, बहुत खूब। सत्येंद्र सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इतनी सुंदर कर्णप्रिय आप दोनों की मधुर आवाज सुनने के बाद मैं तो स्तब्ध हो गई, क्या कहा जाए इस बारे में। सर से के पास आती हूँ, आदरणीय लक्ष्मी वाजपेयी सर से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने काफी महान, जैसे कि अभी एक फिल्मी गीत हो गया, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया अभी तुरंत
कि आपने विभिन्न महान हस्तियों का, जैसे कि मन्ना डे, विश्व सहानी, आशा भोसले, अटल बिहारी वाजपेयी, महेंद्र कपूर, इन सभी से भेंट वार्ता की है। इन महान विभूतियों से मिलकर आपको कैसा लगा? आपका क्या अनुभव रहा? ये हम सभी अनुभव अगर आप हमसे साझा करें, हम दर्शकों के साथ, तो हम भी उन क्षणों में जाकर उस आनंद को उठा सकेंगे। आपने काफी ऐसे महान हस्तियों से जो स्वतंत्रता सेनानी के घरों लोगों से भी काफी मिला है, तो हम सुनना चाहेंगे आपसे उस अनुभव। जी नहीं, वो तो बहुत ही क्या कहें, जिंदगी भर की एक पूंजी है। और मैंने ये देखा कि ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इतना हम तो देखिए गांव से आता हूं तो आप समझ सकती हैं, अब गांव से दिल्ली में आए तो, और फिर गाने का शौक, एक भीतर एक कलाकार जो होता है तो, लेकिन जैसे अब किसी बात कर रवीन जैन साहब के यहाँ, यानी अब मैं तो एक जिसको गाने का शौक और एक महान संगीतकार के सामने बैठा है और वो इतने प्रेम से लगता नहीं मतलब कि मैं पहली बार उनसे मिला हूं, और वो फिर बाद में तो इतना वो पड़े रहे कि अब मैं कि खाना खा के जाऊं तो, और पता नहीं कितनी बातें, बिल्कुल इतनी आत्मीयता भरी। और तो ये अच्छा खयाम साहब के यहाँ मतलब तय तो हुआ था कि हम जाएंगे, एक बाइक लेनी थी, वो 31 दिसंबर के कार्यक्रम के सिलसिले में छोटे मोटे होता है कि आपका क्या रेजोल्यूशन है, क्या कुछ है, लेकिन अब 2.5 क्या 3 घंटे बीत गए होंगे, पता नहीं लगा। उनसे मैंने जगजीत कौर जी से उन्हीं की वो सुना, तुम अपना रंजू गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। फिर बहुत सारी बातें हुई तरह तरह की देश को लेकर के, यानी मैं बहुत ऐसे किसी तरह बता रहा हूँ, बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह जब हम लाहौर गए थे, आपको देखा हाल सुनाने, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर के गए थे, तो मैं वो कमेंट्री हुआ था, तो एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे देवानंद साहब पहुंचे हुए थे, मैं भी बहुत जल्दी पहुंच गया और देवानंद साहब से बात होती रही। मैं जो जिस नहीं ऐसे कलाकार ने जिसने 4 पीढ़ी एक साथ जिनको प्रभावित किया हो, इतना महान कलाकार, मैं उसमें देवानंद खोज रहा था, नहीं मिल रहे थे मुझे। ऐसे जैसे कोई बड़ा, कोई पुराना कोई मित्र मिल जाए, कोई बड़ा भाई मिल गया हो, इतनी आत्मीयता से बातें होती रही, पूरे देश भर की उनको चिंता थी हमेशा। उन्होंने एक पार्टी वगैरह भी बनाई थी और इतनी गपशप होती रही करीब 15-20 मिनट तक। मेरा मन करे कि मैं ऑटोग्राफ, अब इतने प्रेम से बात हो रही थी, फिर मैंने अपने बेटे का बहाना लिया, मैंने कहा मैं अपने बेटे के लिए मेरे आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, लेना तो मुझे ही था, सीधी सी बात है। तो इसी तरह जब वो मन्ना डे की आपने बात की, वो बड़ा दिलचस्प है। मन्ना डे साहब के हम गए, वही था कि बस सबके यहाँ टाइम बांट रखा था कि भाई आधे आधे घंटे में चले जाएंगे, थोड़ा मार्जिन ले लिया रास्ते का, तो इस तरह टाइम सबके सेट कर रखा था। मन्ना डे साहब के यहाँ बात का सिलसिला चल निकला, पता नहीं कहाँ की बातें, वो मदर इंडिया फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, हमें, और मुझे सारे गाने, जो कि मुझे शौक था, तो मैं उनके गाने बता रहा था, तो किसी को भी अच्छा लगता कि अरे इनको, मतलब मन्ना डे साहब को खुद ही कि वो जो उनको पसंद थे वो सारी बारीकियां मैं बता रहा था कि आपने फला गाने में ये किया। अब कब वो 1.5-2 घंटे बीत गए तो हम चौंके, मैंने कहा अरे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो खयाम साहब के यहाँ जाना आपके बाद, और कहीं बुरा ना मान जाए, हमने तो ये टाइम दिया, तो उन्होंने तुरंत फोन मिला दिया, अरे दिल्ली से वाजपेयी जी आए हैं तो उनको देर हो गई, तो आप वो आएंगे आपके पास, ठीक है भाई। अब जब चलने की बारी आई तो बोले कैसे जाओगे, तो मैंने कहा बाहर, वो 7 बेंगलोर में रहते थे, वहीं अमिताभ बच्चन भी उस तब वहीं रहते थे, तो मैंने कहा बाहर निकलेंगे कुछ ले लेंगे, अरे बाबा कुछ नहीं मिलेगा। अब उनका ड्राइवर जा चुका था, अब वो परेशान हो गए कैसे जाओगे, फिर उन्होंने खुद गाड़ी निकाली, खुद ड्राइव करके खयाम साहब के घर तक छोड़ के मुझे आए। कैसे लोग थे, इतने महान लोग, इतने प्यारे लोग। हमें लगता पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री है, ये है, जितने सबसे मिला, इतने प्यार से सब मिले, इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग, तो कह नहीं। और खाली फिल्म नहीं, कहीं भी जाइए, हमारे कलाम साहब से 6 बार मिला हूं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैंने फरिश्ते देखे नहीं, शायद ऐसे ही होते होंगे, एकदम जैसे जिनको कहिए फरिश्ता कहिए, इतने प्यारे इंसान। और वो नहीं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह साहब, यानी भारत के राष्ट्रपति। और क्या होता है कि वो आते हैं वर्दी में और चाय वाय लेके आते हैं, संयोग ये हुआ कि चाय वाला पहले आ गया, तो ज्ञानी जी कहते हैं अरे क्या करते हो भाई, वाजपेयी साहब आए ऑल इंडिया रेडियो से, क्या बोला सर वो नहीं, वो प्यारा, वो साथ के साथ बिल्कुल सेकंड्स का फर्क रहा होगा, तो वो दूसरा वाला आगे जो बिस्किट वगैरह लेके आया। तो
ये मतलब अब उसके बाद वहां भी यही हुआ कि वो अपने बहुत सारी बातें बताते रहे बतौर अपने राष्ट्रपति होने के बावजूद, और वो बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की। और वो बोले देखो आप तो कुछ करो, अखबार वाले तो गड़बड़ कर देते हैं, आप तो कुछ नहीं ऐसा करोगे, आप तो आकाशवाणी के हो। फिर वो कहते हैं इन्हीं करीब 1 घंटे 45 मिनट के बाद, तो वो कहते हैं वाजपेयी जी मतलब आनंद नहीं आया, चाय और मंगाते हैं। अब मैं उनसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि सर ये शाम को मुझे इसी को अभी एडिटिंग करके इसको ब्रॉडकास्ट करना है, इसलिए मैं तो अब आपसे फिर आएंगे और फिर मिलेंगे। कैसे मतलब आप कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसे ऐसे महान लोग। तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा, बहुत अच्छा मतलब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला कि भाई ये कितने विनम्र लोग हैं, कितने धरती से जुड़े लोग हैं, कितनी संवेदनशीलता है। अब शंकर दयाल शर्मा जी के यहाँ तो मैं पहली बार किसी राष्ट्रपति से बैठा था। अब वो मेरे डायरेक्टर साहब ले गए उनकी किताब का लोका, मैं चुपचाप से बैठा था। वो खुद उन्होंने पूछा आप कौन है, तो मैंने कहा वो पहले तुम्हारे डायरेक्टर साहब बताया कि ये ऐसे ऐसे हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कहाँ के वाजपेयी हैं, फिर वो कानपुर, ये वो तमाम सारी बातें वो करते रहे। तो ऐसे सहज सरल ऐसे लोग थे कि बस काश वो मतलब ये, क्योंकि अब वो मतलब माहौल वो जमाना कहीं ना कहीं शायद पीछे छूट रहा है। पर मैंने ऐसे बहुत स्वाधीनता सेनानी एक से एक बढ़ के गया, वो जो हमारे लाल किले जिन पे मुकदमा चला कर्नल ढिल्लन, तो उनके साथ बहुत देर घर पे भी आए, उनके साथ संबंध रहा, पत्र व्यवहार रहे। तो बहुत ये तो बहुत बड़ी पूंजी है मेरे जीवन की जो आप कह रही हैं। बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ मिला मुझे। जी जी। और आपसे हम सब सीख रहे हैं, आपकी सहजता, सरलता, आप दोनों की इतनी सौम्यता, और अपनी बातों को कहने में आप इतने सरल हैं, इतनी सहज तरीके से कह रहे हैं, इतनी बड़ी ख्यात हस्ती हो के आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है, दर्शक भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत सादर आभार आपका। आपकी सहजता, आपकी सरलता जो आप इस कार्यक्रम में बिखेर रहे हैं, वो अतुलनीय है, किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती आपकी सरलता, आप दोनों की। बहुत बहुत आभार आप दोनों का। यही से दर्शक मतलब नहीं इम्पोर्टेड है ये सारी। मैं अब खयाम साहब 8 मंजिल पे रहते थे, खार कहाँ खार जो वहां इलाके में 8 मंजिल से नीचे उतर के आते हैं मुझे छोड़ने के लिए, और मैं कहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए बड़ा एम्बरेसिंग था। अब उनका डायलॉग सुनिए, खयाम साहब बोले देखिए आकाशवाणी नहीं होती तो हमें कोई नहीं पूछता। ये ऐसे लोग हैं मतलब। मैं तो एक मतलब आकाशवाणी का एक प्रतिनिधि था छोटा सा, तो यही है, इस तरह के लोग मिले तो वही सब उन्हीं से सीखा है। इनकी बातों में एक आधार होती है, जैसे कहते हैं ना किसी भी मकान का एक नींव होती है। इनकी बात, छोटी छोटी जो बातें जिसको हम आजकल समझते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, पर वही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के। अगर हम ये सीख चुके तो हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, ये सबसे बड़ी बात है। दर्शकों में हमारे साथ अरोड़ा जी और पाटनी जी, आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, माफी चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं साक्षात्कार में डूबी हुई हूँ अभी। सर और ममता जी के बीच में तो नाम लेने में थोड़ी कठिनाई हो गई। आपके पिताजी, आपके बाबूजी ने आपका नाम बहुत ही भाव से रखा है, आप इसको कभी मत बदलिएगा, माफी चाहती हूँ। जी, बहुत ही हमारे साथ सभी कह रहे हैं, बहुत सुंदर संस्मरण आपकी, और आपकी जो विनम्रता उसको प्रणाम कर रहे हैं सभी दर्शकों में। कुसुम जी हैं, पाटनी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, वीर जी जुड़े हैं, बहुत सुंदर। आप सभी संस्मरण सुन रहे हैं वाजपेयी जी से। बहुत ही अच्छा लगा, हमें भी सुनकर, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आप जैसे लोगों से बहुत कुछ हम सीखते भी हैं जीवन में। तो मौसम है, त्योहार है होली का, कुछ दिन बाद हम होली मनाने जा रहे हैं, तो इसकी पौराणिक अपनी एक खूबसूरती होती है। आदरणीय ममता जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप एक कवित्री हैं और आप एक पत्रकारिता में भी आप रह चुकी हैं, तो आप बहुमुखी व्यक्तित्व है आपके सामने। आपके लिए होली का त्योहार दोनों रूप में आप कैसे देखती हैं? होली का त्योहार सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, और जो हिरण्यकश्यप की प्रहलाद वो विष्णु जी के इतनी पूजा करते थे, और अपने पिता के बार बार मना करने के बावजूद वो उनकी पूजा करते रहे। और उस अहंकार में और उस क्रोध में उन्होंने कई बार
अपने पुत्र की हत्या करने की जो है उसको उनको मिटा देने की जो है ना वो प्रयास किए। और इस संदर्भ में उन्होंने अपनी बहन होलिका का भी जो है वो सहारा लिया। और होलिका को जो है पौराणिक बात बता रही हूँ मैं, और होलिका को जो है वो भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि एक उनको वरदान के रूप में एक चादर मिली थी कि जिसको वो ओढ़ लेंगी तो अग्नि जो है वो उसे उनको नष्ट नहीं कर पाएगी, अग्नि जो है वे वो जल नहीं पाएंगी। होलिका जी जो है वो उनको वही चादर ओढ़ लेती हैं और प्रहलाद को गोद में लेकर के अपनी बैठ जाती है। और देखिए होता क्या है, जब आग लगाई जाती है तो वो चादर जो है वो प्रहलाद के ऊपर गिर जाती है और होलिका जी उसमें जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। तो ये जो पर्व है ये कहीं ना कहीं हमारी एक आस्था का, विश्वास का, अहंकार के ऊपर उस जीत का जो है ये प्रतीक है। और होली इसीलिए जो है ना हम पहले दिन जो है होली जलाते हैं और अगले दिन फिर हम उसका उत्सव मनाते हैं रंगों से और एक दूसरे से, जो एक भाईचारे की बात है और जो विश्वास की बात है, जो आस्था की बात है, परस्पर प्रेम की बात है, वो इस होली में कि हम अहंकार जो है उसको नष्ट कर, उसको जो है दफन कर दें उसी होली में, जो होलिका जलाई जाती है, जो पहले दिन होली जलाई जाती है। तो होली जो है कहीं मतलब पूरी समानता की इसमें बात है, भाईचारे की बात है। होली में कोई भी जो है ना, और ये सभी उसको, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई बहुत जो है ना खर्चे वाली बात नहीं है। आप जो है ना एक दूसरे से रंग लगा करके, और रंग भी आपको प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर वातावरण है इस समय, आपको कहीं ना कहीं एक मन को ही आपके बहुत एक ऊर्जा भर देता है, एक मन को जो है आपके आह्लादित कर देता है। तो होली का जो त्योहार है वो हम सब इसी तरह भाईचारे से, और यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार के ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, गरीबी अमीरी का वो नहीं है, सभी एक दूसरे से मिल करके समाज में रहें। और कोई भी त्योहार हमारे जो है वो हमें यही संदेश देते हैं कि कहीं ना कहीं हम जीवन से जुड़े रहें, और जो सदाशयता है, जो मानवीयता है और जो हमारी संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं बची रहे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। एक पत्रकार और एक कवियत्री की भावनाओं को आपने हमारे समक्ष रखा, होली के भाव को दर्शाया कि होली आपकी नजर में होली का क्या महत्व। बहुत ही सही कह रही हैं, अहंकार का दमन ही होली है देखा जाए तो, और रंगों की मिठास से मुस्कान है। सही कहा आपने। दर्शकों में अरोड़ा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि वाजपेयी जी ने साहित्य यात्रा व्यंग से शुरू की है, फिर बाद में कविता आदि की ओर क्यों प्रेरित हुए हैं? ये दर्शकों की तरफ से आपके लिए एक प्रश्न हुआ है। देखिए मेरे परिवार में ऐसा कोई कविता का वातावरण तो था नहीं, सब खुद ही रास्ता खोजा है। तो शुरू में देखिए व्यंग तो कविता की जो है शक्ति है, एक तरह से जो है गंभीर कविता में भी व्यंग होता है तो उसकी ताकत बढ़ती है। शुरुआत मैंने इसलिए व्यंग से की, फिर छोड़ा इसलिए कि मैं वहां पे ज्यादातर वो जो मतलब मुझे फायदा ये होता था कि मुझे एक ही कवि सम्मेलन में जरा सी भीड़ उखड़ने लगे तो मुझे खड़ा कर देते थे फिर सुनाने, तो मैं तो एक बार की जगह 4-4 बार सुनाता था और बहुत लोग पसंद करते थे। और मैंने जितने बड़े बड़े नाम आप लोगे, मैंने ओम प्रकाश आदित्य, माणिक वर्मा, फले जो कवि सम्मेलनों के, शैल चतुर्वेदी वगैरह वगैरह सबके साथ पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं भरता था क्योंकि मेरा सोच गंभीर थी। और वहां आप जानते हैं कि फिर हर जगह तो बड़े कार्यक्रम नहीं होते, तो छोटे छोटे कस्बों में उसमें कार्यक्रम हुआ तो वहां फिर वो हास्य वाले आ जाते हैं, तो वो मामला हास्य पर आकर के ज्यादा टिक जाता था। तो मुझे बहरहाल तो जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, और फिर ये दुष्यंत जी का जब विशेषांक आ गया गजलों का, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी विधा है। और वो फिजिक्स की वजह से, मैं तो फिजिक्स वाला हूँ, कि इसमें तो आप सूत्र रूप में कोई बात कह देते हैं, एक ही गजल में कई सारे विषय उठा लेते हैं। तो फिर मैं गजल की तरफ चला गया। और व्यंग मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया, वो तो व्यंग तो चलता रहता है अभी भी, मतलब सुनाता नहीं, वो अलग बात है, एक छवि बन गई अब गीतकार गजल वाली, लेकिन कहीं मौका होता है तो मैं व्यंग अभी भी, मतलब स्वभावता व्यंग की कविताएं अभी भी हो जाती हैं, होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी,
महावीर सिंह वीर जी ने कहा है, आपकी विनम्रता और जो हमारे जो महान हस्ती की विनम्रता पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं पढ़ती हूँ आप सभी के लिए। झुक जाता है अंबर अक्सर मही की प्यास बुझाने को, फल वाले तरु भी झुकते हैं कुछ हमको समझाने को। बहुत सुंदर बात की आपने महावीर जी। महावीर जी ऐसे बहुत अच्छे एक कवि भी हैं, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, हम सभी उनकी हम सभी प्रशंसक हैं उनके, बहुत ही सुंदर। प्रताप जायसवाल जी भी कह रहे हैं, फल से भरी डाली का सहज झुकाव वंदनीय। सही कहा, फल से भरी डाली का झुकाव ही होता है, जो फल ज्यादा अच्छे से पकता है वो ज्यादा नीचे झुकता है उसकी मिठास की वजह से। पाटनी जी कह रही है, हमारा सौभाग्य कि आप दोनों को जानने और सुनने का अवसर मिलता रहे और प्रेरणा भी मिलती रहती। सही कहा, हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे सरल और सहज जो व्यक्तित्व हैं दोनों हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उनसे हम बहुत कुछ इस साक्षात्कार के बाद सीख के जाएंगे। परिस्थितियां कितनी विषम हो चुकी हैं, लाइट बिजली चली जा रही है, नेट कट जा रहा है, फिर भी दोनों अपनी जगह हमें डटे हुए हैं। एक दर्शकों के साथ एक जो जुड़ाव होता है, जो हमारी जो एक जिसको बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ते हैं कितनी भी विषम परिस्थितियों में, ये उसका उदाहरण आप दोनों ने कायम करके रखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों को भी आपके साथ जुड़ के। हमारे साथ और काफी लोग जुड़ चुके हैं जो इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कुसुम जी कह रही हैं कि आप दोनों हस्तियां हैं, आइकन है, किंतु उससे कहीं भी आप पढ़कर आप दोनों की सरलता, विनम्रता, प्रणम है, सही ही गुण आपको विशिष्ट श्रेणी में रखता है। सही कहा आपने, आपको लोकप्रिय बना रहा। आप दोनों व्यक्तित्व को नमन कर रही हूँ, आप दोनों को नमन कर रही हूँ। कुसुम जी बहुत बहुत आपका नमन मैंने पहुंचा दिया आदरणीय ममता जी और लक्ष्मी जी वाजपेयी जी के पास। बहुत बहुत होली का त्योहार भारत एक पौराणिक है। वाजपेयी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम सभी होली के रंग में भी भीग रहे हैं और यह रंग और ये साक्षात्कार भी होली के रंगों के साथ रंग में रंगता जा रहा है। आप किस नजरिए से होली को, इस पौराणिक जो उत्सव है हमारी होली, इसको देखते हैं? आपके नजरिए से होली क्या है? जो जैसे कि ममता जी ने जो कहा वो वही वाली बात है। देखिए क्या है, मैं बड़े जैसे दीपावली का त्योहार है जी, तो मैं कई दफे उसमें जो है ना कहीं ना कहीं वो मैं उदास हो जाता हूँ। उसकी वजह आप जान के मुझे लगता है कि इतना वैभव का प्रदर्शन होता है तो वहां जो गरीब लोग हैं अब वो कहीं ना कहीं हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि आप रात के 2 बजे किसी ने लड़ी छोड़ी और 1 घंटे तक इतना लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो गया इतना। तो लोग अपना पटाखे के माध्यम से, आतिशबाजी के जरिए से, लड़ियां लगा करके, रोशनी के जरिए से कहीं ना कहीं अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। पारंपरिकता तो उसमें से कहीं ना कहीं चली गई दीप और वो सब तो चले गए। होली के साथ ये फायदा है कि नहीं कुछ है, बच्चे आपने सड़क चलते पानी भी फेंक दे, मैं उसका बुरा नहीं मानता कि चलो कुछ नहीं है तो पानी फेंक लो, कोई बात नहीं। अब ये सब होता है घर पे, और वो तो गुलाल गुलाल तो चलते ही थे लेकिन वो भी सब चलता था, कढ़ाई में से निकाल के और रंग में गाल पे लगा दिया। यानी एक जो हमारे भीतर एक बच्चा जो होता है, जो शरारती बच्चा है, कहीं उसको मौका मिलता है कि उनकी अभिव्यक्ति और फिर व्यंग और हास्य, वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे जीवन से जुड़ता है। एक मौका होता है कि भैया जैसे लंदन में है ना एक पार्क है जिसमें मैं भी, हाइड पार्क है, कि आप जाके वहां कुछ भी बोलाओ और अपनी भड़ास निकाल लो, अपनी जो है जो भी मन में आपके भरा सब निकाल लो, सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ। तो बहुत अच्छा एक साधन बना रखा है कि लोग मतलब इससे एक हिंसा और ये सब नहीं होता है, लोग पागलपन से बचते हैं, डिप्रेशन से बचते हैं। तो होली भी साल में एक ऐसा पर्व है कि भाई आप बुरा न मानो, होली के बहाने से जो आपको मन में कुछ है वो कह गुजरो। तो मुझे तो वो अपनी पारंपरिकता अपनी जगह है, उसका अपना महत्व है। और जो ये स्वरूप है इसका, हालांकि वो प्रेम का उत्सव है, इसमें हास्य व्यंग कब कैसे जुड़ गया वो एक अलग बात है। त्योहार रंग बदलते रहते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन मुझे होली का पर्व इसीलिए कि ये प्रेम का त्योहार है और उल्लास का त्योहार है, खुशी मनाने का त्योहार है और कहीं ना कहीं हास्य विनोद का त्योहार। हम लोग तो यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में बहुत ही मतलब 155 पता नहीं कितने नंबर पे आते हैं, इतने हम लोग दुखी लोग हैं, इतने रुआ। तो ये मुझे होली का पर्व इसलिए बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने।
कुसुम जी और महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत बहुत आभार। मेरी पूरी कोशिश रहे कि मैं खरी उतरूं अपने काम में, और जो आदरणीय वाजपेयी जी और ममता जी को आप लोगों से जोड़ सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। साक्षात्कार के साथ साथ आप सभी के साथ जोड़ना भी मेरा कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत आभार। जी, अरोड़ा जी कह रहे हैं, सही कहा वाजपेयी जी, लगता है कि होली समाजवादी पर्व है और दिवाली पूंजीवादी। ये बहुत ही गहरी बात कह दी, बहुत ही गहरी बात कही आपने, बहुत ही सुंदर। तो इसी बात पे आपके कुछ दोहा या छंद, कुछ भी जो आप सुनाना चाहते, कोई भी एक रचना आपकी वाजपेयी जी की। इसके बाद ममता जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे, आदरणीय ममता जी से कुछ। तो तो चलिए, होली तो जैसे मैंने कहा व्यंग का त्योहार है, और व्यंग से शुरू किया था मैंने, तो एक पद सुनाता हूँ आपको। पद जो है हमारे सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी ने पद लिखे। अब ये बड़ी प्यारी सी विधा है, क्यों विलुप्त हो गई मुझे समझ नहीं आता। कुछ लोग लिख रहे हैं, तो आप इसमें तीनों काम हो जाएंगे, व्यंग भी हो जाएगा, पद एक पुरानी वाली वो विधा भी आ जाएगी, और होली का काम भी हो जाएगा। सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। साधो न्यूज कहाँ हम पावे, साधो न्यूज कहाँ हम पावे, न्यूज बता कंफ्यूज करें सब, चैनल मूर्ख बनावे, साधो न्यूज कहाँ हम पावे। और पद आगे बढ़ता है, हम चाहें वे न्यूज बतावें, हम चाहें वे न्यूज बतावें, वे भविष्य बतलावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और फसाग्रहों के पेच ज्योतिषी हमको खूब डरावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और कहीं कोई बाबाजी कृपा की बूंदें टपकावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और कहीं मस्खरी चलती घंटों टाइम व्यर्थ गवावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और कहीं दुकानें लगी न जाने क्या क्या माल बिकावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और कहीं बहसिए डटे बहस पे बस चीखें चिल्लावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और कुछ सत्ता की करें दलाली, कुछ सत्ता की करें दलाली, केवल पूछ हिलावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और मिनट मिनट ब्रेक और विज्ञापन, मिनट मिनट ब्रेक और विज्ञापन हमको खूब पकावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। और कुछ राई को करके पर्वत, कुछ राई को करके पर्वत, बस सनसनी मचावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। अंतिम है कि रोज न्यूज को तरसे कवि जी, रोज न्यूज को तरसे कवि जी, सिर्फ रिमोट घुमावें, साधु न्यूज कहाँ हम पावें। बहुत सुंदर, आपने सही कहा, पूछे हिला रहे। काफी सही बात है, बहुत ही सुंदर आपने जिसको कहा व्यंग दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराहट भर के आपने व्यंग की बात कही, बहुत ही खूब। हमारे दर्शक में महावीर जी, प्रताप जी, अरोड़ा जी, पटानी जी, बहुत सुंदर कहा है कि मीडिया की पोल खोल दी आपने। सही कहा, ऐसे ही रचनाकार होते हैं जो कि सच को सामने इस तरह से भी रखते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे, सहजता से लोगों तक पहुंच सके। बहुत ही भाषाओं का बोझ भी जरूरी नहीं होता है, शब्दों का बोझ भी। हम आते आदरणीय ममता जी के पास। ममता जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी, बस एक छोटी सी कविता और एक गजल के 2-3 शेर सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। ये जो कविता मैं सुना रही हूँ, और ये भी आज का जो इस समय जो प्रकृति है और उसके माध्यम से मैं
जहाँ की बात करती हूँ वो इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। सुनिएगा, हिस्सा इसका शीर्षक है कि पेड़ों ने नए पत्ते पहनने शुरू कर दिए हैं, कि पेड़ों ने नए पत्ते पहनने शुरू कर दिए हैं, अनगिनत बीज आतुर हैं जन्मोत्सव के लिए, मिट्टी सह रही है प्रसव पीड़ा, हवा की चाल ढाल बदली है, नदियों का भी सुर लय ताल बदला है, आकाश का नीला रंग कुछ ज्यादा चटक है, इन दिनों इठला रही है कायनात कि बदलने लगे हैं उसके दिन, कि इन दिनों इठला रही है कायनात कि बदलने लगे हैं उसके दिन। लोग भी तो यही कहते हैं कि परिवर्तनशील है सृष्टि, पूछती है तंग बस्ती में रहने वाली राधा। लोग भी तो यही कहते हैं कि परिवर्तनशील है सृष्टि, पूछती है तंग बस्ती में रहने वाली राधा। फिर क्यों नहीं बदलते मेरे दिन, क्या मैं का हिस्सा नहीं? क्या बात, कि फिर क्यों नहीं बहुत बदलते दिन, क्या मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कही है। मिट्टी भी सहती है प्रसव की पीड़ा। बहुत ही अनूठा शब्द, अपने शब्दों का प्रयोग किया। सही कहा, जब एक बीज फूट के एक पेड़ बनता है तो मिट्टी भी उस पीड़ा को सहती है। बहुत ही प्यारी बात कही, बहुत ही सुंदर बात कही। दर्शक हमसे जुड़े हुए अभी तक, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। आदरणीय वाजपेयी जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपके साहित्यिक जीवन में आपकी अभिरुचि की है, जो आपके साथ इस माफी चाहती हूँ, आपके साहित्यिक जीवन के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि की ही जो आपके साथ इस समय विराजित है, आदरणीय ममता जी, इस वक्त जीवन की सहभागिता से आपकी, इनकी जो सहभागिता आपके जीवन में, इससे आपकी रचना धर्मिता पर, आपकी रचना धर्मिता के सफर पर आपका क्या योगदान रहा इनका, और क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि बहुत ही एक कहते हैं ना प्रभाव। जी जी, मैंने बहुत सारे अपने मतलब परिचितों में देखा है, अपने वरिष्ठों में देखा है, और अपने मित्रों में देखा है। वो ये कि वो बाहर तो उनको तालियां मिल रही है और बाहर उनको ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, घर पे उनको ही समझ नहीं है कि क्या भला ये क्या करते हैं। और वो जमाना भी दूसरा था तब, अब तो पैसे वैसे थोड़ा मिलने लग गए हैं, वरना कवियों का जीवन बहुत अच्छा उस तरह नहीं होता था। तो मैंने देखा था घर पे उनको कोई उस तरह की वो नहीं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप मतलब अगर वो हमारे घर पे जब हैं, घर पे भी आपको कोई कविता आपको समझने वाला है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अब ये भी नहीं कि अब हम साहित्यिक कार्यक्रमों में अगर इनको भी बुलाया गया तो साथ साथ जाना होता है। कई दफे ऐसा भी हो जाता है कि एक ही कार्यक्रम में हम दोनों आमंत्रित हैं और दोनों को नहीं पता होता। सुबह पता लगता है कि अच्छा आप भी वहीं जा रहे हो, हम भी वहीं जा रहे हैं। जैसे इनको एक जगह उर्दू की वजह से बुलाया गया, मैं हिंदी के कवि के नाते गया, जाना एक ही जगह था। तो वो एक बड़ी एक क्या कहते हैं जिसको सिनर्जी करने वाली बात है, और आप साझा कर लेते हैं। वरना आप दुनिया भर में तालियां पिटवाते रहे और घर पे आपके उसको कोई समझ ही नहीं है कि मतलब परिवार में, तो ये बड़ी बड़ी त्रासदी वाली स्थिति होती है। यानी वो दोनों के लिए है। यानी एक कवित्री है कोई, और उसका पति उसको कोई तवज्जो नहीं देता, उसकी कविता का कोई सम्मान नहीं करता, या समझ ना सुनना चाहता ना कुछ, वो भी एक अजीब सी स्थिति है। नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी रुचि नहीं है तो नहीं है, लेकिन कम से कम वो कोई एक कवित्री लिख रही तो उसका तो सम्मान होना चाहिए, जो भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ममता जी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ा? कौन किससे ज्यादा प्रभावित हुआ, ये जानना चाहते हैं दर्शक भी और हम भी आपसे कि देखिए, बात ये ना, आकाशवाणी में रहते हुए तो मैं 24 घंटे आकाशवाणी का हो के रहा, तो वो घर का मोर्चा बाहर का मोर्चा ममता जी संभाले रही, और जो भी तरह तरह बाहर का काम घर का काम, वरना तो मैं अपना काम नहीं कर पाता। वो पागलपन था, जुनून था दुनिया बदलने का, समाज बदलने का, जो अब मैं लेकिन फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया। आज के जमाने की कोई होती तो अब तो पता नहीं छोड़ छाड़ के कब चली। साहित्यिक जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि ममता जी भी एक कवित्री हैं, एक पत्रकार हैं, तो क्या प्रभाव पड़ा आपके साहित्यिक सफर में इनका साथ होने से? आपके साहित्यिक उसका दूसरा पहलू ये है कि देखिए, ये कभी हिचकती नहीं, क्योंकि ये मेरे शुभचिंतक हैं। तो अगर कोई कमी है तो वो बता देती है स्पष्ट रूप से। हम वहां कितने
तीर मार लें और कितने ही वो लोग पहले ऑटोग्राफ लेते, सेल्फी ले ले, लेकिन मैं पूछ लो भाई ठीक ठाक हो गया, मतलब बिना जब तक ये नहीं कहते ठीक हो गया तो मन को तसल्ली नहीं होती। और कुछ होता है तो स्पष्ट रूप से बता देती हैं कि नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं। तो ये बड़ी बात है, ये हर एक, वरना तो लोग बाहर वाले तो तारीफ ही करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो कम से कम एक सच्चा शुभचिंतक जो है वो आपकी कमियां बता देता है, तो वो अच्छी बात है। सही कहा, शुभचिंतक अगर आपके घर में, और वो भी एक कवित्री, तो आपकी सारी खामियां वहीं तो वहीं पूरी जिसको कहते हैं हम सुधर जाती है, या कुछ भी कहें। खैर आप ऐसे शब्द में व्यवहार करना नहीं चाहती, पर एक दूसरे के पूरक आप एक जो कहते हैं साहित्यिक रूप से भी रहे, एक दूसरे के पूरक आप व्यक्तिगत रूप से भी रहे। ये बड़ी खूबसूरत सी बात है, बड़ी प्यारी सी बात है। जी हाँ पाटनी जी, एक दूसरे के पूरक का प्रश्न मैंने पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है सब पूछ के, और बहुत ही सुंदर बात। वक्त हो चला है विदा लेने का, होली का मौसम है, सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते आप दोनों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी, एक ही बात आप दोनों से कहना चाहूंगी कि आप हमारे युवा साहित्यकार, आने वाली युवा पीढ़ी को जो लिख रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि कैसी रचनाएं आनी चाहिए समाज में, क्या लिखे वो कि सामाजिक परिवर्तन हो, क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छा। पहले ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे जो युवा हैं हमारे, वो कविता की ओर, गजल की ओर आकर्षित हैं, और गजल की तरफ तो सबसे ज्यादा ही आकर्षित हैं, और बहुत भाती है उन्हें गजल, और लिखते हैं। और अब तो वो भी नहीं है कि कहीं उनको छपने के लिए भेजना है और वो छपेगी या नहीं छपेगी। तो अब तो आपके पास एक माध्यम है कि आपने फेसबुक पे पोस्ट किया, ट्विटर पे पोस्ट किया, और बहुत सारे जो तमाम सारे जो हमारे साधन हैं इस तरह के टेक्निकल वाले और ये ऑनलाइन वाले, इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी रचना जो लिखते हो, आप उसे आप स्वयं प्रकाशित कर लेते हो, आप अपने ब्लॉग बना लेते हो, आप अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बना लेते हो, और आपको पूरा जो है पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सको शब्दों के माध्यम से, यदि आपकी रुचि कविता और गजल में है। अब बस कमी यहाँ पर एक ही लगती है कि वहां पर बस सब वाह 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 ही करते रहते हैं। तो एक यदि वहां पर ये हो जाए कि उनको, क्योंकि आजकल यदि आप किसी को कुछ उस तरह से वहां पर लिख दो या बता दो तो वहां पर एक लंबी, कई बार तो बहस ही छिड़ जाती है। तो जो पेशेंस है वो लोगों में आजकल नहीं दिखता है, और बहुत एक तुरंत वाली चीज जो है कि बहुत जल्दी से वो एक स्टार बन जाए और मंच के एक बहुत बड़े कवि बन जाएंगे और इस तरह से। तो बस वहां पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत एक, जिसको कहते हैं कि पेशेंस रखिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और देखें दूसरों को कि किस तरह से वो लिख रहे हैं, उनकी रचनाओं में ऐसी क्या बात है जो उनको इतनी लोकप्रियता मिल रही है। तो कुछ ऐसा लिखे, खामखा में जो है ना, जिसको कहते हैं कि कागज जो है ना वो काले करने की जरूरत नहीं है, कागज की तो बात ही नहीं है, अब तो आप ऑनलाइन ही इस तरह से लिखते हो। लेकिन मैं बस इसके माध्यम से बस कहना यही चाहती हूँ कि ऐसा लिखे जो आपको पढ़ करके आप खुद ही अपनी रचनाओं को जब बार बार पढ़ते हो तो आपको खुद ही महसूस हो जाता है कि कहाँ पर क्या कमी है। तो ऐसा लिखें जो कि आपको लगे कि जो दूसरा पढ़ने वाला है उसको लगे कि वो आपने उसकी बात लिखी है, तो दूसरों के दर्द को महसूस करें और उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े भी, लिखे भी, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़े भी, वो भी जरूरी है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात हाँ, कही आपने जी। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए दो बातें हैं। एक उस तो ये है कि जो हमारे युवा मित्र हैं वो जो भी मतलब या तो छंदमुक्त कविता लिखें जिसमें कोई ना आपको तुक मिलानी है ना कुछ करना है, वो सिर्फ वो जो जिसको कहते हैं कि एक तीव्रता जो भावनाओं की है उससे कविता बनती है। और मैं भी छंदमुक्त कविताएं लिखता हूँ और मैंने तो लाल किले से भी सुनाई है, हर मंच से सुनाता हूँ और मुझे उतना ही रिस्पॉन्स मिलता है जितना मुझे कोई गजल गा के मिलता है। तो कविता है, वो किसी रूप में हो। लेकिन अगर आप कोई छंदबद्ध कविता लिखना चाहते हैं तो फिर छंद का को समझना, उसका निर्वाह करना बहुत जरूरी। दोहा है तो फिर वो दोहा होना चाहिए।
पूरा मात्राओं का सबका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो भी आप विधा अपनाते हैं, गजल है तो वो उसकी अपनी बारीकियां हैं। तो एक तो ये बात है कि कविता को सीखें, समझें। जितनी कविता आपकी उस तरह से अच्छी होगी शिल्प की दृष्टि से, उतना ही वो यादगार बने, उतनी याद करने में सही होगी, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा पहलू ये है, मैं तो जो लोग कविता लिखते हैं उनसे कहना चाहूंगी आप कवि बने। ये दो बातें बिल्कुल अलग है। कविता लिख लेना एक बात है, कवि बनना अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ वो कवि बने, यानी उस जिम्मेदारी को ओढ़े, उस जिम्मेदारी को समझे। कवि एक बहुत बड़ी उसकी गरिमा है, उसकी सत्ता है, उसकी शक्ति है। और देखिए राजनीति कुछ करे, वो तो एक आदमी 30 साल तक कहीं एक पार्टी में रहेगा, दूसरी पार्टी वाले को गालियां बकेगा, फिर दूसरी पार्टी में मिल जाएगा अगर टिकट नहीं मिली। कवि ऐसा नहीं कर सकता। कवि समाज का और मानवता का एक प्रहरी है। समाज में जो गलत हो रहा है उसको देखना, उस पर आवाज उठाना, जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज बनना। और कोई दल हो, मेरा कोई लेना देना नहीं कौन सी पार्टी पावर में है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस सत्ता की आंखों में आंखें डाल के अपनी बात कहना, उसके लिए जो सजा मिले तो मिल जाए। ये ठीक है कि आप अगर चाटुकारिता करेंगे तो बड़े फायदे मिलते हैं, उसके बड़ी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, वो सब होगा। लेकिन अब रह कौन जाएगा? रह वही जाएगा जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, जो सच्ची बात कहेगा। वो आने वाले वर्षों बाद भी उसी को याद किया जाएगा। आज हम किसको याद करते हैं? उनको याद करते हैं ना जिन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देशभक्ति की कविताएं लिखी, वो अमर हैं। उस जमाने में हो सकता है ऐसे कवि होंगे जो अंग्रेजों की चापलूसी में लिख रहे हो सकता है। तो कौन पूछ रहा उनको? तो वही वाली बात है कि कवि अगर हैं तो कवि की जिम्मेदारी समझिए और हमेशा सच्चाई की तरफ चलिए, सच्चाई की राह पर चलिए। उसमें चाहे जो आपको थोड़ी तकलीफ मिले तो मिले, लेकिन आप एक आपकी कविता। और आखिरी बात यही कि कौन सा पुरस्कार मिलता है नहीं मिलता है कहाँ है, वो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरे लिए तो कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, अगर आपकी दो पंक्तियां भी किसी की डायरी में चली गई, किसी के जहन में चली गई, किसी के दिल में उतर गई, बस मेरा काम हो गया। ये सबसे बड़ी बात। जी बहुत खूब कहा आपने आदरणीय, बहुत सही बात कही, सीखने वाली बात है ये। सही कहा आपने कि कवि वही होता है जो आंखों से आंखें मिलाकर अपनी बात कह सके, उसमें सार्थकता होती। किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की सार्थकता यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। तो इसी में दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ मैं। कामयाबी हर किसी के बस में हो सकती है, कामयाबी हर किसी के बस में हो सकती है, बस ढूंढना पड़ता है उसे अपने ही अंदर किसी छिपे कोने में। कामयाबी हमारे अंदर ही है। इंसान व्यक्तित्व अगर अपने आप को पहचान ले तो सबसे बड़ी बात है जीवन की, उसने उपलब्धि वही प्राप्त कर ली। बहुत सुंदर आपसे साक्षात्कार में जो बातें हुई, सीखने के लिए प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक बातें हमने सीखी, दर्शकों ने भी सुनी और सीखी। बहुत बहुत आप दोनों का आभार शब्दाक्षर के इस परिवार से जुड़ने के लिए, इस मंच को आकर सार्थक करने के लिए। मैं साथ ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने एक ऐसा साहित्यिक मंच दिया जहाँ पे हम ऐसे साहित्यकारों को जो इतने सहज, सौम्य और इतने उत्कृष्ट हैं, जो कि जिनकी सरलता ही उनकी सबसे बड़ी ख्याति का रूप ले रही है। बहुत ही मैं आभारी हूँ। हमारे सारे शब्दाक्षर परिवार और पूरा ये भारत समाज भी उनका आभारी रहेगा हमेशा के लिए, जिन्होंने एक ऐसा मंच बनाया जहाँ पर हम ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान की अमृत अपने अंदर भी डाल रहे हैं और दर्शकों में और श्रोताओं में भी बिखर रहे हैं। आप दोनों का शब्दाक्षर परिवार की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। बहुत आभार, अभिनंदन सबका। बहुत बहुत दर्शकों जी सभी को शुभ संध्या। आप सभी को दर्शकों को शुभ संध्या, आप सभी को शुभ संध्या। बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया।